बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर 1 में हमने वाइब्रेटरी मोशन, पीरियाडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो एग्जांपल मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम लिए थे। उसी लेक्चर में हमने मास स्प्रिंग सिस्टम को सिंपल हार्मोनिक एसिलेटर वेरीफाई किया था, यानी इसके ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है और उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज हम सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम is an idealized model consisting of a point mass or bob suspended by a weightless inextensible string supported from a fixed frictionless support as shown in figure। सिंपल पेंडुलम क्या है? ये एक आइडियलाइज मॉडल है। आइडियलाइज मॉडल का यह मतलब है कि इसमें हम कुछ एक अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं जो रियली नहीं होते, इसीलिए इसको आइडियलाइज मॉडल कहा जाता है। इसमें क्या है, जिस तरह गिवन फिगर में शो किया गया है, एक स्टैंड के साथ स्ट्रिंग का एक या थ्रेड का एक एंड ऊपर स्टैंड के साथ बांधा गया है और दूसरे एंड के साथ एक बॉब सस्पेंडेड नज़र आती है। इसमें एक पॉइंट मास या बॉब है जो कि वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से वो सस्पेंडेड है। इसमें ये वेटलेस स्ट्रिंग क्यों लिया गया है, इसका अंदाज़ा बहुभी टाइम पीरियड के रिलेशन से होगा, चूँकि यहाँ सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन ये वेट ऑफ बॉब की वजह से है, यानी यहाँ इसी के ऑसिलेशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी यानी वेट की वजह से प्रोवाइड होती है और यहाँ वेट ऑफ बॉब रिस्पॉन्सिबल है रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। इसीलिए हम स्ट्रिंग को वेटलेस लेते हैं। अगर स्ट्रिंग खुद भी हैवी हो तो फिर मास और वेट ऑफ स्ट्रिंग भी शामिल होगा और फिर ये अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो सिंप्लिसिटी के लिए, आइडियलाइजेशन के लिए हमने स्ट्रिंग को वेटलेस लिया है, यानी उसका वेट इतना कम है कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यह स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, यानी इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आती। चूँकि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर ड्यूरिंग ऑसिलेशन स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होती हो तो फिर ऑसिलेशन की टाइम पीरियड भी चेंज होगी। इसीलिए हम सिंपल पेंडुलम एक आइडियलाइज मॉडल लेते हैं जिसमें पॉइंट मास वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हो और इसका जो सपोर्ट हो वो भी फ्रिक्शनलेस होगा। सपोर्ट इसलिए फ्रिक्शनलेस लेते हैं, अगर सपोर्ट के दरमियान सपोर्ट और स्ट्रिंग के दरमियान फ्रिक्शन हो तो उसके ऑसिलेशन को रेजिस्ट करेगी और ये रैपिडली रेस्ट को आएगी। इसी के साथ साथ जहाँ पे सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन हम स्टडी करते हैं तो वहाँ एयर ड्रैग को भी नेगलेक्ट करते हैं। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है सिंपल पेंडुलम। यानी एक रियल पेंडुलम को किस तरह हम सिंपल पेंडुलम ले सकते हैं, तो उसके अप्रॉक्सीमेशन ये है। द बॉब स्मॉल कंपेयर्ड विद द लेंथ, यानी लेंथ ऑफ थ्रेड के मुकाबले में बॉब का साइज़ बहुत कम होगा। यानी अगर लेंथ हमारे पास 50, 60 to 100 सेंटीमीटर लेंथ में हो तो बॉब का रेडियस वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से भी कम होगा। इसी तरह मास ऑफ स्ट्रिंग इज़ मच लेस देन द बॉब्स मास, चूँकि ऑसिलेशन मास ऑफ बॉब यानी वेट ऑफ बॉब की वजह से है, इसीलिए स्ट्रिंग की मास को हम कम से कम लेते हैं। द कार्ड और स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेट एंड डज नॉट स्ट्रेच, ये कार्ड या स्ट्रिंग स्ट्रेट होगी, उसमें स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस नहीं होगी ताकि लेंथ हमारे पास कांस्टेंट हो। इसी अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है सिंपल पेंडुलम का। जब हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ की बात करते हैं तो इसमें अक्सर एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंडुलम आती है। एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंडुलम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप हुक तक होता है, यानी इसमें लेंथ ऑफ थ्रेड, हुक की लेंथ और रेडियस ऑफ बॉब शामिल होता है। चूँकि असल में ऑसिलेशन अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होते हैं और
उसको रिस्टोरिंग फोर्स वेट ऑफ बॉब की वजह से प्रोवाइड होता है, और वो वेट जो है वो होली एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब पे। तो सिंपल पेंडुलम पे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यू के राइट डाउन नोट ऑन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एज सिंपल हार्मोनिक मोशन और शो दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल पेंडुलम इज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करने के लिए हम एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं जो फिगर में शो किया गया है। जब हम पेंडुलम को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले लेते हैं जिस तरह प्रीवियस फिगर में था, तो उस पे नेट फोर्स 0 होगी और वो रेस्ट में होगा। इसी को ऑसिलेट करने के लिए अगर बॉब को हम एक तरफ पुल कर ले और रिलीज़ कर ले तो ये ट्रू एंड फ्रो ऑसिलेशन शुरू करेगी। अगर फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और एयर ड्रैग नेग्लेक्टेड हो तो ये ऑसिलेशन शुरू करेगी और इसके ऑसिलेशन पीरियाडिक होंगे। चूँकि इसकी ऑसिलेशन हम ए सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करना चाहते हैं तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या इसकी जो एम्पलीट्यूड है उसको हम कम से कम लेंगे, यानी थीटा हमारे पास कम से कम होगी। जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन शुरू कर ले तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और टेंशन इन स्ट्रिंग वो अलोंग द स्ट्रिंग होता है। तो वेट को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट वहाँ आती है mg cos थीटा और दूसरी कंपोनेंट आती है mg sin थीटा। फिगर में mg cos थीटा शो नहीं हुआ है, लेकिन ये डॉटेड लाइन जो एक लाइन में आता है टेंशन के साथ उसी में डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो u mg cos थीटा वो टेंशन को बैलेंस करती है और mg sin थीटा का कोई भी अपोजिट फोर्स नहीं, इसीलिए mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है और इसका डायरेक्शन है टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो सिंपल पेंडुलम को रिस्टोरिंग फोर्स वेट के कंपोनेंट mg sin थीटा की वजह से प्रोवाइड होती है और mg cos थीटा वो बैलेंस करता है टेंशन इन द स्ट्रिंग को। अब जब ये थीटा स्मॉल हो, जब भी थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और थीटा ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, यानी जब थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा की जगह हम थीटा भी ले सकते हैं। दूसरी बात, जब थीटा स्मॉल हो तो जो आर्क लेंथ होगा जिस पाथ पे ये बॉब मोशन करती है वो थोड़ी सी कर्ड होगी, लेकिन उस आर्क की लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू x/l। तो गिवन फिगर से एक्सट्रीम पोजीशन पे हम साइन थीटा इक्वल टू x/l ले सकते हैं। दूसरी पॉइंट, चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास माइनस mg sin थीटा के बराबर है और sin थीटा x/l के बराबर है, तो इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में पुट किया जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स बनता है माइनस mg x/l। इसी इक्वेशन में m जो कि मास ऑफ बॉब है कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ g गिवन प्लेस पे कांस्टेंट होती है और लेंथ ऑफ पेंडुलम भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल ली है। तो जब mg और l कांस्टेंट हो तो ये इन सब को हम एज ए सिंगल कांस्टेंट पुट कर सकते हैं और u एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x होगा या एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये भी एक कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी से पता चलता है कि सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होगी टुवर्ड मीन पोजीशन। अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या मोशन के लिए जो कंडीशन ए प्रोपोर्शनल टू माइनस x है, अगर हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेते हैं।
according to Newton's second law of motion, F is equal to ma. On comparing equations 3 and 4, we get a is equal to minus g over l into x. इसी इक्वेशन में वंस अगेन g और l कांस्टेंट है, और g और l कांस्टेंट को रिमूव किया जाए, यानी उसी को सिंगल कांस्टेंट पे पुट किया जाए और कांस्टेंट को रिमूव किया जाए, तो इक्वलिटी चेंज होगी प्रोपोर्शनलिटी को, और यूँ हमें प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हासिल होगा, जो बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी से हमें पता चलता है कि जब भी सिंपल पेंडुलम स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के साथ ऑसिलेशन करता हो तो उसके ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे, और यू सिंपल पेंडुलम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। चूँकि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेशल टर्म्स अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन पढ़े थे, जिसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड आते थे, तो सिंपल पेंडुलम के लिए भी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन हम डिराइव करते हैं। चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन का रिलेशन है a इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स, जहाँ कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर के बराबर है, यानी कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी स्क्वायर ऑफ ओमेगा। अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट की जाए तो a इज़ इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एक्स हासिल होता है। लेकिन इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने डिराइव किया है कि a इज़ आल्सो इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे हासिल होता है g ओवर l इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम टी स्क्वायर के लिए सॉल्व कर ले, यानी इसको रीअरेंज कर ले, तो टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर g हासिल होता है। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया जाए तो t इज़ इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट हासिल होता है। ये फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए। इस फार्मूला में t इज़ इक्वल टू 2 पाई l ओवर g में 2 और पाई तो कांस्टेंट है हर जगह पे किसी भी पेंडुलम के लिए, तो t l और g चेंज हो सकते हैं। तो जहाँ पे हमें l g t इन तीनों में दो वैल्यू मालूम हो तो तड़ हम मालूम कर सकते हैं। अगर टी एल जी की वैल्यूज़ में कोई दो मालूम हो तो हम तड़ मालूम भी कर सकते हैं, और इस फार्मूला से ये भी पता चलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये मास ऑफ बोब और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, बशर्त ये कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन स्मॉल हो। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली चेंज होता है और स्क्वायर रूट ऑफ जी के साथ इन्वर्सली। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेम पेंडुलम को मुख्तलिफ प्लेसेस पे ले लें जहाँ पे जी की वैल्यू डिफरेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची और मरी पे अगर हम दो सेम पेंडुलम ले लें, सेम पेंडुलम का मतलब ये है कि जिनके एक्चुअल लेंथ सेम हो, तो जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम पीरियड शॉर्ट होगा, जहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी वहाँ टाइम पीरियड लॉन्ग होगी। यानी किसी सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड कराची पे जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ टाइम पीरियड शॉर्ट होगा, और मरी जहाँ जी की वैल्यू कम है वहाँ टाइम पीरियड लॉन्ग होगी। इसी के साथ आप ये भी नोट कर लें कि एक स्पेशल काइंड ऑफ सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको सेकंड्स पेंडुलम भी कहा जाता है। अगर लेंथ मीटर में मेजर्ड हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, अगर इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाए तो टाइम पीरियड की SI यूनिट आएगी सेकंड। टाइम पीरियड का यही फार्मूला हमें इस काबिल बना देता है कि सिंपल पेंडुलम को अप्लाई कर ले, यानी उसके कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन में फर्स्ट आता है कि सिंपल पेंडुलम को यूज़ करके हम किसी गिवन प्लेस पे वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं टी और एल को एक्सपेरिमेंटली मेजर करके। इसी के साथ अगर कहीं पे हमें वैल्यू ऑफ जी मालूम हो और कोई इनएक्सेसिबल हाइट हो, किसी जगह से कोई वायर या थ्रेड सस्पेंडेड नज़र आता हो लेकिन उसका टॉप इनएक्सेसिबल हो, तो उसकी लेंथ मालूम करने के लिए भी हम सिंपल पेंडुलम यूज़ कर सकते हैं। उसी के लिए उस जगह पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम करना होगा। उसी थ्रेड को, यानी जो सस्पेंडेड थ्रेड है या स्ट्रिंग है, उसी के साथ कोई बॉब अटैच करके उसका टाइम पीरियड मालूम करना होगा और उसी जगह पे वैल्यू ऑफ जी मालूम करना होगा। तो फिर टी और जी की वैल्यू मालूम हो के हम उस लेंथ को मालूम कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन सिंपल पेंडुलम का ये है कि सिंपल पेंडुलम के ज़रिए हम टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह पेंडुलम क्लॉक है हमारे पास, तो इसके ज़रिए हम टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनएक्सेसिबल लेंथ मालूम कर सकते हैं और किसी गिवन प्लेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। चूँकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो टाइम पीरियड का रिलेशन इन्वर्ट करने पे हमें हासिल होगा फ्रीक्वेंसी। अगर जी और एल एसआई यूनिट्स में रिप्रेजेंटेड हो, यानी जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो, एल ये मीटर में हो, तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट आएगी हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू और लेंथ एल पे है, लेकिन इसका रिलेशन या इसका डिपेंडेंस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के स्क्वायर रूट पे डायरेक्ट है और लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स है। तो यही रिलेशंस थे आज सिंपल पेंडुलम के वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके टर्म टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। आज के लेक्चर में मुख्तलिफ इक्वेशंस आए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट इक्वेशन रिस्टोरिंग फोर्स वाला है, यानी एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, जिसमें अगर हमें रिस्टोरिंग फोर्स, मास ऑफ बॉब, वैल्यू ऑफ जी और थीटा इन 4 क्वांटिटीज़ में अगर 3 मालूम हो तो 4th को हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह टाइम पीरियड का रिलेशन जो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल है। तो इन सब रिलेशंस पे कुछ सॉल्व एग्जांपल और असाइनमेंट भी है कोर्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये आज का ये टॉपिक स्टडी कर लोगे, इसको मेमोराइज़ कर लोगे, इस पे प्रैक्टिस कर ले और इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक में रिस्टोरिंग फोर्स, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फार्मूलास पे जो सॉल्व एग्जांपल है या असाइनमेंट्स है उनको सॉल्व कर ले और उस पे कोशिश कर ले, उसको याद कर ले, मेमोराइज़ कर ले। थैंक यू।